नमस्कार। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं नैतिकता और नीति शास्त्र में भेद, डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरलिटी एंड एथिक्स। ये एक सवाल भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। बड़ा सवाल पूछा गया है और इसमें साथ में इस सवाल से जोड़कर नैतिकता के निर्धारक तत्व भी पूछे गए हैं कि नैतिकता के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की है 6 तत्वों की। वो सामान्यतया नैतिकता और नीति शास्त्र में जो हम भेद की बात करते हैं तो यूं लगता है कि इनमें कोई भेद भी है क्या। एक थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत सूक्ष्म भेद है। नीति शास्त्र, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले मनुष्यों के इच्छित कर्मों का मूल्यांकन करता है किन्हीं नीति शास्त्रीय मानकों, नैतिक मानकों, सिद्धांतों के आधार पर, और मनुष्य के कर्म और उसके आचरण के बारे में उचित अनुचित का निर्णय देता है, उसको शुभ अशुभ आदि कहता है। तो नीति शास्त्र जो है वो वास्तव में एक शास्त्र के रूप में हम बात कर रहे हैं, एक नॉर्मेटिव साइंस है जो एथिकल नॉर्म्स की बात करे। और नैतिकता जो है वो सामान्यतः उसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु है। तो ये एक शास्त्र है और एक मॉरलिटी उसकी विषय वस्तु है। ये एक सामान्य भेद, मोटा मोटा भेद दिखाई देता है। पर जब ये पूछा गया कि नैतिकता और नीति शास्त्र में भेद है तो इतना सा तो नहीं लिख सकते, कुछ तो और रहा होगा अंतर जो पूछना चाह रहे हैं। सवाल जब दिया गया है तो फिर क्या अंतर पूछना चाह रहे हैं उस पर हम आज बात करेंगे कि नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या भेद है। तो थोड़ा सा पिछले वीडियोज में हमने मॉरल कॉन्शियसनेस की, नैतिक चेतना के विकास की बात की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि नैतिक चेतना का विकास कैसे होता है। तो मनुष्य जिस प्रकार की सोसाइटी में रहता है, जिस प्रकार की उसकी कल्चर होती है, रिलीजन होता है, सराउंडिंग्स होती है, वहां के एथिकल नॉर्म्स, मॉरल नॉर्म्स किस टाइप के हैं वो बचपन से वो सीखता आता है और एक नैतिक चेतना, मॉरल कॉन्शियसनेस, एक नैतिक समझ उसमें विकसित होती रहती है। और जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर वो नैतिक चेतना काफी परिपक्व हो जाती है तो एक सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज बनता है मनुष्य के बुद्धि में, एक सिस्टम बन जाता है। तो वो ये मानने लग जाता है कि हाँ, ये मॉरल है, ये इमोरल है, ये एथिकल है, ये अनएथिकल है। वो एक सिस्टम, जब भी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें उस प्रकार की उसमें ये जो डेवलपमेंट होता है मनुष्य के, उसमें समाज से, परिवार से, सराउंडिंग से, उसकी कल्चरल वैल्यूज से, रिलीजियस वैल्यूज से, वो एक सिस्टम ऑफ वैल्यूज बनता है उसकी नैतिक चेतना में। ये जिस मॉरलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये वो मॉरलिटी एक सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज बनता है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से।
जैसा उसका समाज, संस्कृति और जैसी सराउंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। यहां पर उसको हम क्या कह रहे हैं? नैतिकता कह रहे हैं, मॉरलिटी कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो मॉरलिटी है वो नॉर्मेटिव एथिक्स है। जो सबसे पहले जो एथिक्स डेवलप हुई, जो सभी मनुष्यों में परंपरा से, रीति रिवाजों से उसे प्राप्त होती है, वो, और जिसका हम एक विधिवत और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, वो नॉर्मेटिव एथिक्स, मॉरलिटी के रूप में हर मनुष्य में एक सिस्टम के रूप में विद्यमान है। तो जब ये नॉर्मेटिव एथिक्स है, तो फिर ये जो नीति शास्त्र की जिस एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी एथिक्स है जिसका इससे भेद बताने की कोशिश की जा रही है कि इनमें कोई भेद होता है? तो जब धीरे 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 समाज में विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स विकसित हुए, जब विकास तथाकथित जो हुआ, उसमें मनुष्य की केवल एक भूमिका नहीं रह गई कि वो मनुष्य या व्यक्ति रूप में रहे। पिछले वीडियोस में हमने बात की है, जहां पर मैंने मनुष्य की विभिन्न पहचानों की बात की कि उसकी वेरियस आइडेंटिटीज होती हैं। कुछ आइडेंटिटीज उसको क्या होती है, गिवन होती हैं, और कुछ अक्वायर्ड आइडेंटिटीज होती हैं। तो जो उसकी अक्वायर्ड आइडेंटिटीज हैं कि हम मनुष्य हैं, किसी न किसी समाज में रहते हैं, तो समाज के संदर्भ में हम व्यक्ति भी हैं, और उसी समाज से हमारे अंदर एक प्रकार का वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। वो मॉरलिटी या नॉर्मेटिव एथिक्स कहलाता है। पर हम और अलग अलग प्रकार की आइडेंटिटीज को भी ग्रहण करते हैं, जो कि हमारी पद से या हमारी किसी प्रकार की स्किल से, कुशलता से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम अक्वायर्ड आइडेंटिटी कह रहे हैं। तो उस अक्वायर्ड आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग नीति शास्त्रों ने जन्म लिया। जैसे जैसे वो सेक्टर्स बढ़ते गए, आइडेंटिटीज बढ़ती गई, वैसे वैसे नीति शास्त्र बढ़ते गए, जिनको हम सामान्यतः कहते हैं एप्लाइड एथिक्स, जहां पर हम एथिक्स, जो नॉर्मेटिव एथिक्स है, उसके सिद्धांतों को जब हम दूसरे क्षेत्रों में लागू करते हैं, तो वो कहलाती है एप्लाइड एथिक्स, अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। सॉरी, हमने पहले अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की विभिन्न शाखाएं बात की थी, जैसे जैव चिकित्सकीय नीति शास्त्र है, खेल नीति शास्त्र है, पत्रकारिता नीति शास्त्र है, बिजनेस एथिक्स है, व्यापार नीति शास्त्र, प्रबंधन नीति शास्त्र, ऐसे पर्यावरण नीति शास्त्र, ऐसे अलग अलग नीति शास्त्र डेवलप हुए। तो हम जब अपनी स्किल के आधार पे, एक विशेष प्रकार की स्किल या योग्यता के आधार पे जब कोई आइडेंटिटी ग्रहण करते हैं, जैसे मैं शिक्षक बन जाऊं, या मैं चिकित्सक हो जाऊं, या मैं वकील हो जाऊं, या जज हो जाऊं, या कुछ और हो जाऊं, तो उस आइडेंटिटी से रिलेटेड नैतिक जो व्यवस्था है, नैतिक जो संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स जो है, वो क्या कहलाती है?
एप्लाइड एथिक्स की श्रेणी में आते हैं। एक चिकित्सक जो है वो एक मनुष्य है, व्यक्ति है, साथ ही वो चिकित्सक है। चिकित्सक होने के नाते चिकित्सकीय नीति शास्त्र से संबंधित जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको उसे फॉलो करना होता है। और एक एथिक्स जो है नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसको हम मॉरलिटी कह रहे हैं, वो बचपन से जो उसमें डेवलप हुई, धीरे 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 एक नैतिक चेतना विकसित हुई, एक सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज बना, उसको हम मॉरलिटी कह रहे हैं। तो ये जो भेद है, जब हम मॉरलिटी कह रहे हैं, मॉरलिटी और एथिक्स का भेद, तो एक्चुअली हम भेद किसका बताना चाह रहे हैं? नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स का भेद बताना चाह रहे हैं। जब हमने नैतिक द्वंद्वों की बात की थी पिछले वीडियो में, मॉरल डायलेमास की, तो मॉरल डायलेमा क्या है कि या तो दो प्रकार की अक्वायर्ड आइडेंटिटीज के बीच में कोई मॉरल डायलेमा पैदा होगा, या हमारी मनुष्य और व्यक्ति जो पहचान है उसके और हमारी जो अक्वायर्ड आइडेंटिटी है, अभिग्रहित पहचान है, उसके बीच में कोई डायलेमा पैदा होगा सिचुएशन में। और इसके लिए हमने चिकित्सक का भी उदाहरण दिया था, और एक उदाहरण हमने जज साहब वाला भी दिया था, आपको याद हो तो मैं वापस से बात करूंगा उसकी। तो यहां पर समझने वाली बात है कि नैतिकता और नीति शास्त्र का जो भेद है वो इसलिए पूछा जा रहा है कि हम वास्तव में मनुष्य में विद्यमान जो सिस्टम ऑफ वैल्यूज है, नॉर्मेटिव जो एथिक्स है, उसमें और अप्लाइड एथिक्स के बीच में जब कोई क्लैश पैदा होता है, उसके आधार पर हम ये पूछना चाह रहे हैं। अब क्योंकि प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो हमको प्रश्न का जो जवाब देना है, उत्तर जो देना है, उसका अपना एक तरीका है। तो यहां पर हम पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से नैतिकता और नीति शास्त्र जो है, वो जो भेद है जो पूछना चाह रहे हैं, वो नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स का भेद है। दूसरी जो बात है कि अब इसमें जो विद्यमान भेद है उनको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करें, तो कुछ इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो मॉरलिटी है, जो मनुष्य में नैतिकता का जो विकास होता है, जो नॉर्मेटिव एथिक्स का विकास होता है, जो एक मॉरल कॉन्शियसनेस बनती है, उस पर रिलीजियस सोशियो कल्चरल इंपैक्ट होता है कि वो एक विशेष प्रकार की सोसाइटी में रहता है, एक विशेष प्रकार की कल्चर है, एक अलग प्रकार का रिलीजन है, किसी का रिलीजन कोई कुछ है, किसी का कुछ है। तो वहां से जो वैल्यूज आते हैं, उन वैल्यूज के आधार पे उसकी वो मॉरल कॉन्शियसनेस, वो मॉरलिटी विकसित होती है, डेवलप होती है। जबकि जब हम अप्लाइड एथिक्स की, या जिसको हम एथिक्स कह रहे हैं यहां पे, उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो इंपैक्ट है वो एक विशेष प्रकार के फील्ड का, सेक्टर का इंपैक्ट है कि उस सेक्टर में किस प्रकार से नॉर्मेटिव एथिक्स के नॉर्म्स आदि को यूज करके एक नई कोड ऑफ एथिक्स बनाई गई है वहां पर, उस ग्रुप के या उस सेक्टर के या उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए, जिनको उन मेंबर्स को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। तो वहां पर एक स्पेसिफिक फील्ड कॉनोटेशन होती है, जबकि यहां पर
सभी व्यक्तियों के जो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो अंतर हैं उसके आधार पे मॉरलिटी डेवलप होती है। रिलीजन टू रिलीजन भी डिफर करती है, कल्चर टू कल्चर भी डिफर करती है। इसलिए जब हम देखते हैं तो इनमें आपस में अंतर भी होगा, क्योंकि ये मेरे अंदर जो बाहर का जो प्रभाव है सोशल, कल्चरल, उसके आधार पे मेरी जो चेतना है, नैतिक चेतना, उसमें वो डेवलप होती है। तो ये मेरा, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल है। ये इंटरनल है। यहां पर कोई डेवलपमेंट के समय तो ठीक है कि बाहर से मेरी बुद्धि ने किस प्रकार की चीजें ग्रहण की, किस प्रकार के वैल्यूज आदि को ग्रहण किया, और धीरे 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 वो सिस्टम डेवलप होता गया। होता तो बाहर से ही है, पर आज की डेट में चूंकि वो सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ वैल्यूज, सिस्टम ऑफ आइडियाज मेरा खुद का है, अपना है, आंतरिक है, तो इसलिए मॉरलिटी के बारे में आप दूसरा भेद जो है वो लिख सकते हैं कि ये इंटरनल होती है और ये एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल इन द सेंस कि जिस भी ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से, सेक्टर से, जिस भी पहचान से आप जुड़े हुए हैं, उस पहचान को धारण करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए वो लागू होती है, उन पर आरोपित की जाती है। तो उनको उसे क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो ये बाहर से दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की अपनी एक क्या होगी, मैनेजमेंट एथिक्स होगी, उसकी एक बिजनेस एथिक्स होगी। उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो वो आप पर आरोपित की गई है, बाहर से आपको उसको पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि यह आपका क्या होता है, इंटरनल मामला होता है। ये इंटरनल है, इसीलिए हम इसको क्या भी कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत है। इसको आप पर्सनल भी कहेंगे कि ये व्यक्तिगत है, जबकि ये कैसी होती है, कम्युनिटी और ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। जिस भी प्रकार की कम्युनिटी या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, उसने क्या नॉर्म्स डिसाइड किए हैं, क्या नैतिक निर्धारक डिसाइड किए हैं, मानक डिसाइड किए हैं कि उनका पालन उस ग्रुप के, उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को करना है, वो लागू होता है। तो ये पर्सनल होती है, ये जो है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है। अभी मैंने जैसे बात की कि ये मॉरलिटी जो है ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग होगी, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगी। हो सकता है कि एक ही प्रकार की कल्चर सोसाइटी में रहने वालों में भी उसमें कुछ मामूली अंतर देखने को आपको मिले, नैतिक चेतना में, नैतिक समझ में। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। एक व्यक्ति का किसी एक घटना के बारे में जो नैतिक समझ है, नैतिक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग हो सकती है और दूसरे व्यक्ति की अलग हो सकती है। पर जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो ये सेम फॉर ऑल मेंबर्स, जो उस ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सेक्टर से या किसी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए क्या होगी, सेम होगी। एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो नैतिक संहिता है वो सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सेम है। चिकित्सक की जो नैतिक संहिता है वो सभी चिकित्सकों के लिए सेम है। जबकि जो पर्सन के रूप में है, तो हो सकता है कि एक चिकित्सक एक व्यक्ति के रूप में उसका जो
मॉरलिटी है या सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज है वो दूसरे चिकित्सक से अलग हो, जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है। तो मॉरलिटी के लेवल पे ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मरीज लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, बहुत दिन से उसका इलाज चल रहा है, और बीमारी ऐसी है कि उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। जितनी भी मौजूदा चिकित्सा है, दवाइयां हैं, सब उसे दी जा चुकी है। अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रहा है, पीड़ा से करा रहा है, और डॉक्टर्स से गुजारिश कर रहा है, ईश्वर से गुजारिश कर रहा है, घर वालों से गुजारिश कर रहा है कि मेरे को मौत दे दो। क्या डॉक्टर उसको मर्सी किलिंग दे सकता है? यदि जिस देश में कानून इस बात को अलाउ नहीं करता, वहां पर डॉक्टर मर्सी किलिंग नहीं दे सकता। ये बड़ा विवाद है मर्सी किलिंग वाला, और यूथेनेशिया जो है, इच्छा मृत्यु का, कुछ देशों में मान्य है, हमारे यहां नहीं है। तो वो पीड़ा से करहा रहा है। अब एक डॉक्टर को एक मनुष्य होने के नाते लगता है कि इसको मुक्ति दे दी जाए, इसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दें ताकि ये इस पीड़ा से मुक्त हो जाए। अल्टीमेटली इसको मरना है, पर दूसरी ओर उसका जो चिकित्सकीय नीति शास्त्र है वो उसको अलाउ नहीं करता। ये धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है। ये मैंने एक चिकित्सक का उदाहरण आपको पहले भी बताया था। तो यहां पर वही डिफरेंस एथिक्स और मॉरलिटी का। मॉरलिटी इसकी क्या कह रही है? जो आंतरिक मॉरल वैल्यू सिस्टम है वो कह रहा है कि इनको पीड़ा से मुक्ति दे दें, जबकि चिकित्सकीय जो नीति शास्त्र है, मेडिकल जो एथिक्स है, जिसको हम यहां नीति शास्त्र कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस उदाहरण से आपको दोनों में भेद भी समझ में आया होगा। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंट इन पर्सन टू पर्सन है, कि एक चिकित्सक को लगता है कि इसको मुक्ति दे देनी चाहिए, उसको पीड़ा होती है, उसको करुणा आती है, उस चिकित्सक को दया आती है उस पर, जबकि दूसरे चिकित्सक को उसकी पीड़ा से, उसकी कराह से, उसके कष्ट से कोई सरोकार ही नहीं है। जैसे उसमें उस प्रकार की संवेदनशीलता ही नहीं है। वो करा रहा है और वो भाव पैदा नहीं, तो उस चिकित्सक के मन में इस प्रकार का कोई मॉरलिटी वर्सेस एथिक्स का द्वंद्व भी पैदा नहीं होता। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी जो मॉरलिटी है, वो जो सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यूज है, वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है, किस प्रकार के इमोशनल पैटर्न्स उसके साथ अटैच हुए हैं। ये मैंने पहले इसीलिए आपको समझाया था जब मैं सबकॉन्शियस माइंड की और इसकी बात कर रहा था। किसी में करुणा का भाव, दया का भाव, सहानुभूति का भाव अधिक होता है, किसी में नहीं होता। ये तो इमोशनल पैटर्न्स कहां से आते हैं, कैसे अटैच होते हैं, वो सारी बातें। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, और पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। ये आत्मनिष्ठ है कि मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है सोच, पर दोनों चिकित्सक को इस परिस्थिति में अल्टीमेटली फॉलो तो क्या करना है,
चिकित्सकीय नीति शास्त्र को फॉलो करना है। मर्सी किलिंग न तो वो दूसरा चिकित्सक दे सकता है जिसको करुणा आ रही है बहुत, और ना वो दे सकता है जिसको करुणा नहीं आ रही उस पर। दोनों ही नहीं दे सकते, पर दोनों की मॉरलिटी में क्या हो सकता है, बड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के उस पर डिपेंड करते हैं। यहां सब्जेक्टिव कहने का अर्थ मेरा इतना ही है कि एक दूसरे से अलग हो सकती है, पर उस अर्थ में सब्जेक्टिव नहीं है कि मैं मनमानापन करूं। ये मनमानी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरी मॉरलिटी का, मेरी मॉरल कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट है वो भी किसी पैटर्न से होता है, एक सिस्टम से होता है। उस अर्थ में ये सब्जेक्टिव ना होकर ये इस अर्थ में सब्जेक्टिव है कि मेरी दूसरे पर्सन से कुछ डिफर हो सकती है, अलग हो सकती है। तो ये भेद जब आपसे पूछा जाए मॉरलिटी और एथिक्स का, तो आप इस प्रकार के ये 4-5 भेद आप लिख सकते हैं। और साथ में जैसे चिकित्सक वाला उदाहरण दे सकते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में जज साहब वाले उदाहरण की बात की थी, आप देख लेना, जहां पर जज के सामने जो है हत्या होती है और फिर जब मुकदमा दर्ज होता है, किसी व्यक्ति को पकड़ कर लाया जाता है, अपराधी को, तो वो नहीं होता जिसने हत्या की होती है। ट्रायल चलता है, बहुत दिन बहस होती है, सारी चीजें होती है। जिस आदमी को पकड़ा जाता है वो जज साहब को पता है कि ये हत्यारा नहीं है, इसने ये हत्या नहीं की, पर सारे सबूत उसकी बेगुनाही के खिलाफ होते हैं। ऐसे में जज साहब के सामने क्या पैदा होता है, कि मॉरल डायलेमा पैदा होता है, क्या करूं। अल्टीमेटली मैंने रियल इंस्टांस बताया, एक वो जो इंस्टांस था, जज साहब ने फैसला किया कि उसको आजीवन कारावास दिया, तो वो किसके साथ गए, एथिक्स के साथ, जो कि उनकी पद से जुड़ी हुई जो नैतिक संहिता थी, आचार संहिता थी, जो लॉ था, कानून था, उसके साथ उनको जाना पड़ा। और उनकी जो मॉरलिटी है, जो पर्सनल इंटरनल जो वैल्यू सिस्टम था, वो कह रहा था कि ये मेरे से गलत हो रहा है, गलत निर्णय हो रहा है। तो मॉरलिटी में और एथिक्स में इस प्रकार का भेद है, जो कि नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स का भेद है। इसमें आप और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे एक तरफ एक व्यक्ति के रूप में आप कैसे सोचते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, लोक सेवक के रूप में कैसा सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे आएंगे आपके सामने। जैसे वो बुजुर्ग महिला को जो वृद्धावस्था पेंशन वाला उदाहरण था, वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही पत्रकारिता नीति शास्त्र में जब हम बात करते हैं, तो एक पत्रकार के रूप में आप कोड ऑफ एथिक्स का पालन करते हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में किस प्रकार सोचते हैं, तो वहां भी क्लैश वाला कोई उदाहरण आप डाल सकते हैं। तो ऐसे करके जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, मॉरलिटी और एथिक्स का भेद, तो ये सामान्यतः नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स का भेद है। इसमें 5 प्रकार 6 प्रकार के अंतर आप डाल के इस प्रश्न को लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है इस बार शायद आरएस में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसकी तैयारी ठीक से कर लें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ नमस्कार। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.